हेलो दोस्तों, मैं खान सर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंबल ऑफ नॉलेज लर्निंग सेंटर पे। तो चलिए, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बहुत दिनों बाद कुछ ऐसे बातें बनाने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक आपको बताऊँगा आज। वो टॉपिक आपको अगर क्लास 10 के बच्चे हैं तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो बच्चे 9 से अब क्लास 10 में गए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे अपने आप को कुछ प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को कुछ दिखाना चाहते हैं, वो एक ही रास्ता है, वो है आपका शिक्षण रास्ता। अगर आप शिक्षित हैं तो समाज में हर जगह आपका स्थान उच्च ऊपर है, क्योंकि कहा गया है कि जो इंसान जितना ज़्यादा शिक्षित रहता है, जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता है, उसके लिए उसका पोस्ट उतना ही ऊँचा रहता है। तो चलिए, तो मैं आपको बता दूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आज हम क्लास 10 का फिजिक्स का पहला लेसन जो है प्रकाश का परावर्तन जो लेसन है, उस लेसन में हम आपको प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, और बहुत सारी ऐसे चीज़ें बताए थे कि फोकस दूरी क्या है, उसका ध्रुव क्या है, दर्पण की द्वारक क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, सब कुछ बता दिए। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइए, सबसे पहले वो वीडियो देखिए और समझिए, समझने के बाद आइए, तब जाके यहाँ पे देखिए और इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो चलिए, उसके आगे के सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस लेसन का, जो सबसे छोटा फार्मूला और सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला, अगर आपको ये फार्मूला नहीं आया तो आपसे एक भी क्वेश्चन इस फिजिक्स में इस लेसन में नहीं लगने वाले हैं, ये मेरी दाम गारंटी है। इसलिए अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं ना, तो सब कुछ आपको मिलेगा, बस फोकस कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो सच में अच्छा लगे, आपको लगे हाँ कुछ नॉलेज आज मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। तो चलिए देखते हैं। तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फार्मूला था वो है दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध। जो लोग नए हैं वो सोच रहे हैं यार दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी क्या है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो आप घबराइएगा मत, उसका वीडियो बना हुआ है एकदम सीक्वेंस में, एकदम लाइन से प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और आप उसको सीख सकते हैं। क्योंकि जब आपको वो चीज़ें मालूम रहेंगी, क्यों मैं बताता हूँ ना, कॉन्सेप्ट इज पावर, और जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा तो आपको नॉलेज ज़्यादा रहेगा। इसलिए सबसे पहले वो चीज़ें देख लीजिए, उसके बाद ये चीज़ को देखते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, जो जानते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है। तो दर्पण का वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर से लिखते हैं, दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता क्या बता देता हूँ कि देखिए, गोली दर्पण का कहीं दर्पण जो होती है अवतल होते हैं, उत्तल होते हैं, यानी देखिए वह त्रिज्या गोले दर्पण का वह त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, यानी जो दर्पण होते हैं वो कांच के खोखले गोले से काटे गए भाग होते हैं। तो उस गोले का वो त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। यानी इस सी को बोलते हैं हम लोग वक्रता केंद्र और इस पी को बोलते हैं ध्रुव। तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, दर्पण का वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे हम आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से। क्लियर है? दूसरी बात, दर्पण की फोकस दूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दर्पण का फोकस दूरी क्या है, समझ लीजिएगा, ठीक। दर्पण की फोकस दूरी जो नहीं समझा वो मतलब कुछ नहीं जाना। देखिए, दर्पण के ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस, आपको बोलते हैं मुख्य फोकस। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है, आपको पीएफ दिख रहा है, ये पीएफ ही क्या कहलाता है? फोकस दूरी कहलाती है। क्लियर? तो हमको क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन जो डेफिनेशन समझते हैं, तो जब दर्पण का द्वारा वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, मतलब क्या, द्वारक ये M1 और M2, ये दर्पण का द्वारक। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की 20 सेंटीमीटर दूरी है वक्रता त्रिज्या की, तो फोकस दूरी इसका आधा मतलब 10 सेंटीमीटर होगा। अगर हमारा वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो हमारा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगा, यानी जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तब। जैसे फार्मूला क्या है, F बराबर R/2। क्लियर है? F बराबर R/2 का दिमाग में एकदम घुसा लीजिए कि जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के दुगुनी होती है। मतलब क्या, वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी का आधा होता है। मतलब क्या है, सॉरी, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का दुगुना होता है। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब अगर हमारा वक्रता त्रिज्या
अगर 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी यहाँ से आकर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है, ये फार्मूला है, यहाँ पर R/2। एक बात बताइए, फार्मूले तो हमने बता दिया, आपको मालूम भी हो गया, लेकिन क्या ये फार्मूले हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं आखिर में ये फार्मूले आए तो आए कैसे? तो वो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक दर्पण का इमेज बनाया जिसको अवतल दर्पण बोलते हैं। इस अवतल दर्पण की मदद से मैं आपको बताऊंगा आखिर में ये फार्मूले बना कैसे, आखिर में इसका सिद्ध कैसे किया जाता है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि ये फार्मूले सिद्ध कीजिए, कभी कभी पूछता है, ठीक। वरना इस फार्मूले पर आपको सवाल मिलेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए अच्छे से देखिए इसको, सुनिएगा, इसी को लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अगर आपके दिमाग में ये सब चल रहा हो कि आखिर में अवतल दर्पण क्या है, तो उसको जाकर वीडियो में देख लीजिए, आपको सब कुछ बताया जाएगा वीडियो में, आखिर में अवतल दर्पण है तो है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमने एक दर्पण लिया है, दर्पण में ये वक्रता त्रिज्या है, ये मुख्य फोकस है, और बनाने के बाद हमने क्या किया है कि मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AB गुजर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AB जाती है। अब आपको बताया गया है कि जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से जाएगी। तो यहाँ से गई और B बिंदु तक गई और यहाँ से परावर्तन के बाद कहाँ से गई, मुख्य फोकस से गई। क्लियर है क्या? यहाँ तो गया। अब सुनिएगा, अब देखिए इस C को इस बिंदु B से मिलाते हैं, C को बिंदु B से मिलाते हैं, मिलाने का मतलब क्या है, अविलंब ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ कर रहे हैं? B से मिलाते हैं, C को B से मिलाते हैं। अब इस C को जब B से मिलाएंगे, थोड़ा सा आप पीछे चलिए, जो हम परावर्तन आपको पढ़ा रहे थे तो आपको यहाँ पे ड्रॉ किया था अविलंब। क्या था वो? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो ड्रॉ किए थे अविलंब, जिसको नॉर्मल बोलते हैं, वो सेम वैसा ही ये किरण आ रही है और यहाँ से परावर्तित होकर जा रही है, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या ड्रॉ किए हैं, अविलंब। यानी CV क्या कराएगा, CV अविलंब। क्या होगा? अविलंब। इतना काम करने के बाद, इतना चीज होने के बाद अब यहाँ से आप सीखिए कुछ थोड़ा सा यहाँ पे प्रेजेंट टाइम का कंट्रोल, प्रेजेंट टाइम का जो कॉन्सेप्ट है उसको काम में लेंगे और थोड़ा सा क्लास 9 के मैथ का कॉन्सेप्ट काम में लेने वाले हैं। तो जब ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में जरूर आएगा। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। आपतित किरण अविलंब के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को बोलते हैं हम लोग आपतन को, यानी एंगल I। और परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो एंगल बनाती थी उसको हम बोलते थे परावर्तन को, एंगल I। और जब हम परावर्तन के नियम बताए थे तो उसमें बताया था दूसरा जो नियम था, आपतन को और परावर्तन को दोनों बराबर होते हैं, यानी जितने एंगल से प्रकाश आती है परावर्तन के बाद उतना ही एंगल से वापस जाती है। मतलब क्या है, ठीक उसी तरह यहाँ पे देखिए, ये किरण आ रही है तो ये बनेगा एंगल I और ये एंगल बनेगा एंगल R। तो परावर्तन के नियम अनुसार क्या होगा, एंगल ABC बराबर होगा एंगल CBF, एंगल CBF। क्यों? परावर्तन के नियम। सही है, यानी एंगल I जो होगा एंगल R के बराबर होगा परावर्तन के नियम के अनुसार। कि उसी तरह नाम लिखते हैं एंगल ABC बराबर होगा एंगल CBF के। क्लियर है? अब दूसरी बात, अब ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा क्लास 9 की मैथ में चलते हैं। थोड़ा सा, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है
और उस पर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी प्रतिच्छेदक रेखा क्रॉस करती है तो कुछ एंगल्स बनते हैं। उसमें एक एंगल ये जो एंगल होता है इस वाले एंगल के बराबर होता है। इसको बोलते हैं हम लोग एकांत अंत अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण। हाँ बोलते हैं क्या, अंत एकांतर कोण बोलते हैं, अंत एकांतर कोण, एकांतर अंत एकांतर कोण बोलते हैं। क्लियर? उसी तरह ध्यान दीजिए, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये इसको क्रॉस करके यानी ये एंगल आई इसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के। हाँ लिखेंगे एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल बी सी एफ के, एंगल बी सी एफ। क्यों? तो अंत एकांतर कोण, एकांतर यानी कहने का मतलब क्या है, ये इसके बराबर होगा। जब ये और ये इसके बराबर होंगे, ध्यान सुनिएगा, और ये इसके बराबर है तो क्या ये नहीं होगा एंगल ए एंगल सी बी एफ जो होगा बराबर होगा एंगल बी सी एफ। क्यों? क्योंकि ये जो है इसके बराबर है और ये जो इसके बराबर है तो ये और ये आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल सी बी एफ बराबर होगा एंगल बी सी एफ के। क्लियर है? अब जरा सुनिएगा, अतः क्या सी एफ जो होगा वो बराबर होगा एफ बी। क्यों? क्योंकि पढ़ चुके हैं कि बराबर कोण के सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। लिखते हैं यहाँ पे बराबर कोण की सामने की भुजाएं बराबर होती है, बराबर कोण के सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब जरा सुनिए एक बात को, बराबर कोण के सामने भुजाएं बराबर हो गई, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब चूंकि एक बात यहाँ पे देखिए, यहाँ देखते हैं, चूंकि अभी बोले हैं कि दर्पण का द्वारक जो है वो छोटा है, यानी ये जो है इसके बराबर है, अतः दर्पण का द्वारक छोटा है, यानी ये जो होगा ये नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगर। अतः ये जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। एक बार और समझते हैं, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, लिखते हैं तो आप समझ आएंगे। जो चीज़ आपको बताने से पहले मैं लिख लिया हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। यहाँ देखिएगा, ठीक है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु बी पी के बहुत समीप होगा। मतलब अगर ये मान लीजिए छोटा है वक्रता त्रिज्या से, तो ये जो बिंदु है बी है तो पी के बहुत समीप होगा। अतः यह बी यानी ये जो होगा इसके बराबर होगा। एक बार और, ये बहुत छोटा है तो बिंदु बी जो है पी के बहुत समीप होगा, यानी नगर मान लेते हैं, इसके बीच की दूरी शून्य मान लेते हैं, यानी जो हमारा एफ बी होगा वो एफ पी एफ के बराबर होगा। यहाँ से देखिएगा एफ बी जो है पी एफ के बराबर है और यहाँ का सी एफ जो है एफ बी के बराबर है। मतलब क्या है, एफ बी यहाँ सी एफ के बराबर है, एफ बी वहाँ पे पी एफ के बराबर है। अतः पी एफ जो होगा वो बराबर होने वाले सी एफ या एफ सी के बाद रखिए। अतः पी एफ बराबर होगा एफ सी के। अब जरा सुनिएगा यहाँ से, ये जो पी सी है वक्रता केंद्र पी सी और वक्रता त्रिज्या, इसको क्या लिख सकते हैं? पी सी बराबर हम लिख सकते हैं क्या, पी एफ प्लस सी एफ या एफ सी लिख सकते हैं। पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, पी एफ प्लस एफ सी लिख दिया। अब चूंकि पी एफ जो है एफ सी के बराबर है, अतः पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, पी सी लिख सकते हैं कि पी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि एफ सी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी एफ। तो पी सी बराबर क्या आएगा, 2 पी एफ। ये 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1/2 पी सी बराबर पी एफ। अब जरा समझिए, वी नो डेट यानी हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि पीसी को वक्रता केंद्र बोलते हैं, सॉरी वक्रता त्रिज्या बोलते हैं।
वक्रता त्रिज्या बराबर होता है PC दिया है। अब इसको कैसे लिखते हैं, R से लिखते हैं। और PF को बोलते हैं हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी, जिसे हम इस्तेमाल लिया से लिखते हैं। इसमें 1/2 PC को क्या लिख सकते हैं, R बराबर PF को F, यानी यहाँ से क्या बनेगा, F बराबर R/T। यानी अगर दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो जो फोकस दूरी होगी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। बात आए समझे, जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा था वही हमें यहाँ पे लिखते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, समझते हैं, जल्दी जल्दी उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने कि जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, मतलब फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधी होता है। ये हमें प्रूफ करना था। तो सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण के माध्यम से प्रूफ करने किया। सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण लिया। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर एक रेज गुजारी जो बिंदु बी पे गई और वहाँ से परावर्तित होकर वो मुख्य फोकस से गई। यहाँ पे दो चीज हुआ, एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर हुआ और एंगल आई जो है इस एंगल के बराबर हुआ। इस वजह से ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हुए। अतः जो FC था वो FB के बराबर हुआ। क्यों? क्योंकि बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये पढ़ने हमने पहले कक्षा में क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर बराबर करने के बाद यहाँ पे गए और यहाँ पे एक चीज़ सीखा कि अगर दर्पण वाकई में छोटा है तो जो P है वो बिंदु P के जो B है बिंदु P के बहुत करीब होगा, और जब करीब होगा तो ये FB जो है FC के PF के बराबर होगा। और यहाँ पे क्या था, FB जो था PF के बराबर हुआ और यहाँ पे FB जो था CF के बराबर था, यहाँ पे FB जो है PF के बराबर है। अतः PF बराबर FC होगा। और एक चीज और था कि हम वक्रता त्रिज्या को क्या लिख सकते थे, PC को क्या लिख सकते थे, PF प्लस FC लिख सकते थे, PF प्लस FC हमने लिख दिया। अब यहाँ पे FC की जगह हमने लिखा है PF और एक PF दो PF हुए और दो PF इधर दो मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में और हमने 1/2 PC लिख दिया। और PC को ही वक्रता त्रिज्या बोलते हैं जिसे R से लिखते हैं और PF को फोकस दूरी बोलते हैं जिसे F से लिखते हैं। और दोनों की वैल्यू हम पुट किया, हमारा फार्मूला मिल गया F बराबर R/2 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इस लेसन का। अब इसलिए आप इसको एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और ये फार्मूला एकदम तैयार रहिए ताकि जब भी आपको आगे मैं न्यूमेरिकल्स कराऊँ तो न्यूमेरिकल्स में आपको एकदम फील हो कि आप कुछ ना कुछ जानते जरूर हैं। तो चूँकि चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोग से बातें करके और आपसे कुछ बता के आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट और कमेंट कीजिए, बताइए ज़रूर कि कौन सा टॉपिक जो है इसमें अगर छूटा हो वो बताइए और कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझा वो बताइए। क्योंकि जितना आप बताएंगे उतना हमको अच्छा लगेगा और जितना हमें अच्छा लगेगा उतना हम आपके लिए और नया चीज़ लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।